नेक्स्ट सवाल जिसकी हम बात करेंगे इसका नाम है वैलिड पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस क्या होते हैं? यहाँ पे पेरेंथेसिस को हमने हर तरीके के ब्रैकेट्स कह दिए हैं, वो कैरेक्टर्स जो ब्रैकेट्स की तरह यूज होते हैं। जैसे इसको इस सवाल में हमने पेरेंथेसिस कहा है, इनको पेरेंथेसिस कहा है, एंड ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं इनको भी पेरेंथेसिस कहा है। तो इन 6 पर्टिकुलर कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं जब भी मैं पेरेंथेसिस वर्ड का यूज कर रही हूँ। तो मुझे चेक करना है कि अगर मुझे कोई स्ट्रिंग दी हुई है, कैसी स्ट्रिंग, कुछ इस तरीके की स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के अंदर जो सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो अगर सिर्फ मेरे पेरेंथेसिस वाले कैरेक्टर्स हों, मतलब ब्रैकेट्स हों, तो क्या वो एक वैलिड पेरेंथेसिस फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक वैलिड पेरेंथेसिस क्या होता है? वैलिड पेरेंथेसिस या इनपुट स्ट्रिंग वो होगी जिसके अंदर ओपनिंग ब्रैकेट के बाद हमेशा सेम टाइप का क्लोजिंग ब्रैकेट आए। यानी अगर मैंने इससे ओपन किया है तो इसी से क्लोज करना चाहिए। अगर मैंने इससे ओपन किया और इससे क्लोज कर दिया, या मैंने इससे ओपन किया और इससे क्लोज कर दिया, या फिर मैंने कर्ली ब्रेस से ओपन किया और मैंने पेरेंथेसिस से क्लोज कर दिया नॉर्मल वाले ब्रैकेट से, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ इस तरीके का या इस तरीके का ओपनिंग क्लोजिंग या इस तरीके का ओपनिंग क्लोजिंग सही रहेगा। सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? सेकेंड कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो मेरा ओपनिंग ब्रैकेट है वो क्लोजिंग ब्रैकेट भी उसका करेक्ट ऑर्डर में उसके साथ आना चाहिए। जैसे अगर मैंने यहां पर ओपन ब्रैकेट, उसके अंदर भी एक और ओपन ब्रैकेट डाला है, फिर मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट डाला है, तो मैं ऐसे नहीं कर सकती कि मैं क्लोजिंग ब्रैकेट में पहले पेरेंथेसिस वाला डाल दूं, उसके बाद मैं दूसरा पेरेंथेसिस वाला डाल दूं, उसके बाद ये डाल दूं। ये मेरा एक गलत फॉर्मेट हो जाएगा। सही तरीका होगा कि जैसे मैंने ओपनिंग वाले डाले हैं, जो लास्ट वाला ओपनिंग वाला था उसका क्लोजिंग वाला भी उसके बाद ही आए, फिर इसका क्लोजिंग वाला आना चाहिए यानी ये, फिर इसका क्लोजिंग वाला आना चाहिए यानी ये। या फिर अगर मैंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें ये पहले नॉर्मल पेरेंथेसिस आया, फिर कर्ली ब्रेस आया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट आया, तो क्लोजिंग के टाइम पर सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट ही आना चाहिए ताकि इनका पेयर बने, उसके बाद कर्ली ब्रेस ही आना चाहिए ताकि इनका पेयर बने, उसके बाद पेरेंथेसिस आना चाहिए। अगर मैंने ऐसा स्ट्रक्चर लिख दिया जिसमें मैंने पहले तो ब्रैकेट दे दिया, पर फिर मैंने पेरेंथेसिस दे दिया, फिर मैंने ये दे दिया, अब हम कह तो सकते हैं इसका और इसका मैच हो तो गया, पर मैच नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? क्योंकि ये तो क्लोज अच्छे से हो गया पर ये क्लोज अच्छे से नहीं हो पाया, क्योंकि कर्ली ब्रेस को कर्ली ब्रेस ही क्लोज कर सकता है। इसीलिए ये फॉर्मेट गलत है, ये फॉर्मेट गलत है, ये सही है एंड ये भी सही है। तो मेरे पास सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। थर्ड क्या है कि हर क्लोजिंग ब्रैकेट हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट ऑफ द सेम टाइप। यानी क्लोजिंग ब्रैकेट अगर ये है तो ओपनिंग भी इसके साथ ये होना ही चाहिए। अगर क्लोजिंग ये है तो ओपनिंग में ये होना ही चाहिए। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है तो ओपनिंग में भी स्क्वायर ब्रैकेट होना ही चाहिए। इन तीनों कंडीशंस को जो सेटिस्फाई करता है वो मेरा एक वैलिड स्ट्रिंग होगा ऑफ माय पेरेंथेसिस। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मैं इस स्ट्रिंग की बात करूं, इसके अंदर ये वाला इसके साथ क्लोज हो रहा है, ये वाला इसके साथ क्लोज हो रहा है, कर्ली ब्रेसेस वाला इसके साथ क्लोज हो रहा है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दिस इज माय वैलिड स्ट्रिंग। इसके लिए मैं रिटर्न कर दूंगी ट्रू। नेक्स्ट एग्जांपल लूं तो शुरुआत में मेरा ओपनिंग पेरेंथेसिस है, लास्ट में भी ओपनिंग पेरेंथेसिस है, तो ये भी बिल्कुल एक वैलिड मेरे पास स्ट्रिंग है, इसके लिए भी मैं रिटर्न कर दूंगी ट्रू। इस एग्जांपल को देखूं जब पे शुरुआत में तो ये ओपनिंग पेरेंथेसिस आ रहा है पर इसको क्लोज कर रहा है मेरा स्क्वायर ब्रैकेट, ये तो बिल्कुल गलत है, तो इसके लिए रिटर्न कर दूंगी मैं फॉल्स को। एक और एग्जांपल देखूं, जैसे शुरुआत में इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग वाले बिल्कुल सेम है पेरेंथेसिस, पर इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि क्लोजिंग वाला पहले आ गया, ओपनिंग वाला बाद में आ गया। ये भी बिल्कुल गलत है। ओपनिंग हमेशा पहले आता है, क्लोजिंग हमेशा बाद में आता है, तभी एक वैलिड पेरेंथेसिस फॉर्म होता है। तो ये भी मेरे पास गलत स्ट्रिंग आ गई है। अब वैलिड पेरेंथेसिस वाला जो सवाल है इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं। इनफैक्ट इसको हम नॉर्मल आइटरेशन से या नॉर्मल लूप से भी सॉल्व कर सकते हैं, रिकर्जन से भी सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी तरीके हैं। यहाँ पर क्योंकि हम स्टैक वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैं इसको स्टैक से सॉल्व करके दिखाऊंगी, और जिस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे वो होगा एक ऑप्टिमाइज तरीका, यानी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम इस सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे। सबसे पहले इसकी अप्रोच डिस्कस करते हैं। अप्रोच के अंदर मुझे इमेजिन करना है कि जिस भी स्ट्रिंग के लिए मैं टेस्ट कर रही हूँ, मान लेते हैं मेरी स्ट्रिंग कुछ ऐसी है, पहले ओपनिंग पेरेंथेसिस, फिर मेरे पास कर्ली ब्रेस आ गया, फिर ये क्लोजिंग ब्रैकेट, फिर ये, उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर एक और पेरेंथेसिस आ जाए, फिर ये भी मेरे पास बिल्कुल सही स्ट्रिंग है क्योंकि इसमें भी ये इससे प्रॉपरली क्लोज हो रहा है पहले, उसी के बाद शुरुआत वाले का क्लोजिंग आ रहा है, तो इसके लिए भी मुझे ट्रू रिटर्न करना है। मैं क्या करूंगी, स्ट्रिंग के लिए मैं अपने प्रोसेस को एनालाइज करने वाली हूँ। मुझे इस सवाल को यूज करने के लिए एक स्टैक की मदद लेनी पड़ेगी, तो मैं एक स्टैक क्रिएट कर लेती हूँ। इसके साथ साथ मैं क्या करने वाली हूँ, मेरा ये जो स्ट्रिंग है इसको मैं इमेजिन करूँगी एक बर्गर की फॉर्म में।
क्या मैं कह सकती हूँ कि इस स्ट्रिंग को मैं कुछ ऐसे भी इमेजिन कर सकती हूँ, यानी पहले मैं इस पर जाऊँगी, फिर मैं इस पर जाऊँगी, फिर मैं इस पर जाऊँगी, उसके बाद मैं अपने क्लोजिंग वालों पर जा रही हूँगी, फिर एक ओपनिंग वाला आएगा, फिर एक क्लोजिंग वाला आएगा, क्लोजिंग वाला आएगा। तो जैसे ही मेरे पास एक ऐसा केस आता है जिसमें ओपनिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग वाले जो भी ब्रैकेट्स होते हैं उनको तो मैं स्टैक के अंदर पुश कर दूंगी। जैसे कोई भी ओपनिंग वाला ब्रैकेट आया उसको मुझे स्टैक के अंदर पुश कर देना है, यानी मैं नीचे से शुरू करूंगी। ये मेरा ओपनिंग वाला ब्रैकेट है तो इसको मैंने स्टैक के अंदर पुश कर दिया। ये मेरा स्टैक जो होगा ये कैरेक्टर्स को स्टोर कराएगा, तो मैंने इसको कुछ ओपनिंग को ऐसे स्टैक के अंदर पुश कर दिया। दोबारा फिर से एक ओपनिंग आ गया तो दोबारा मैं क्या करूँगी, इसको स्टैक के अंदर पुश कर दूंगी। फिर दोबारा एक और ओपनिंग आ गया। इनफैक्ट बर्गर से हटकर मैं अपने नॉर्मल स्ट्रिंग की बात करूं तो ये ओपनिंग आ गया, फिर ये ओपनिंग आ गया, अब इस ओपनिंग पर मैं आ गई तो इसको भी स्टैक के अंदर पुश कर दूंगी, तो मेरा ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। अब क्या आया, अब मेरे पास क्लोजिंग आ गया है। जैसे ही क्लोजिंग वाला आएगा तो क्लोजिंग वालों के लिए मुझे कुछ और स्टेप परफॉर्म करना है। क्लोजिंग वाले ब्रैकेट के लिए मैं ये चेक करूंगी कि क्या स्टैक के जो टॉप पर है वो उसका पेयर बना रहा है। अगर पेयर बना रहा है फिर तो चीज़ें ठीक है, अगर पेयर नहीं बना रहा उस केस में मेरे पास फॉल्स कंडीशन आ जाएगी। मतलब जो मेरा स्ट्रिंग था पूरा का पूरा कैरेक्टर्स का, मेरे पेरेंथेसिस का, वो गलत है। इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं मैंने एक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स ली है तो जहां पर मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट आया है, क्या मैं कह सकती हूँ इसका पेयर बनाने वाला भी इससे पहले वाला कैरेक्टर ही होगा। मतलब इसके पहले जो ओपनिंग वाला आया होगा वो इसी के साथ पेयर बना सकता है। इसको मैं और छोटी स्ट्रिंग से समझाती हूँ। मान लेते हैं मेरे पास कुछ ऐसी स्ट्रिंग है, इसमें अगर पहले वाला क्लोजिंग ये आया है तो क्या मैं कह सकती हूँ इसका पेयर ये वाला ओपनिंग है, मतलब इससे बिल्कुल पहले आने वाला। और अगर सेकंड नंबर पर कोई क्लोजिंग आया है तो उसका पेयर 2 नंबर पहले वाला ओपनिंग है। जो शुरुआत में मेरे पास क्लोजिंग वाला आया उसका पेयर बनेगा लास्ट वाले ओपनिंग के साथ, जो लास्ट में क्लोजिंग वाला आया उसका पेयर बनेगा शुरुआत वाले ओपनिंग वाले के साथ। तो इस तरीके से पेयर्स हमारे बनते हैं। तो क्या मैं कह सकती हूँ अगर मैंने एक स्टैक लिया, स्टैक के अंदर पहले मैंने इस ओपनिंग को पुश कर दिया, फिर मैंने इस ओपनिंग को पुश कर दिया, तो इसके लिए इस वाले क्लोजिंग के लिए जो इसका ओपनिंग वाला पेयर होगा वो अब स्टैक के टॉप पर ही एग्जिस्ट करता होगा। और दूसरी स्ट्रिंग के लिए एनालाइज करूं, मान लेते हैं मैंने ये लिया, उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस लिया, फिर कर्ली ब्रेसेस को क्लोज किया, फिर ये लिया। इसके लिए अगर मैं स्टैक लूं तो सबसे पहले तो स्टैक के अंदर ये वाला आएगा, उसके बाद स्टैक के अंदर मेरा कर्ली ब्रेस का ओपनिंग आएगा। अब जब मैं क्लोजिंग की बात करूंगी तो इस कर्ली ब्रेस के क्लोजिंग वाला जो मैचिंग पेयर होगा वो स्टैक के टॉप पर ही पड़ा होगा, क्योंकि लास्ट में वही मेरे पास एनालाइज हुआ होगा, लास्ट में एनालाइज हुआ होगा, लास्ट में उस पर ऑपरेशन रन हुआ होगा और लास्ट में यही कर्ली ब्रेसेस वाला स्टैक के टॉप पर पुश हुआ होगा। तो इसको डायरेक्टली अगर मुझे इसका पेयर फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूं, डायरेक्टली स्टैक का टॉप ही चेक कर लूं। अगर स्टैक के टॉप पर इसका पेयर एग्जिस्ट करता है, इस क्लोजिंग वाले का अगर ओपनिंग पेयर स्टैक के टॉप पर एग्जिस्ट करता है, तब तो मतलब मेरा जो वैलिड पेरेंथेसिस है वो चलता चला जा रहा है। लेकिन अगर यहां पर मान लेते हैं एक इनवैलिड कंडीशन होती, ये जो है मेरा यहाँ पर मेरे पास ओपनिंग में जो होता स्क्वायर वाला हो जाता, तो यहाँ मैं स्क्वायर पुश कर देती। अब जब मैं इसको कंपेयर करती स्क्वायर के साथ तो क्या होता, ये इसका पेयर नहीं है। मतलब क्लोजिंग वाले ब्रेस के लिए पेयर हमेशा ओपनिंग वाला सेम ब्रेस होना चाहिए, पर यहाँ तो स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। तो स्क्वायर ब्रैकेट जैसे ही आ गया यहाँ मुझे पता चल गया मेरा पेरेंथेसिस वैलिड नहीं है, तो उस केस में मैं यहीं से रिटर्न कर दूंगी फॉल्स। लेकिन हाँ, अगर क्लोजिंग वाला ये आता है और स्टैक के टॉप पे ये होता है तो वैलिड पेयर है। क्लोजिंग में अगर ऐसा पेरेंथेसिस आता है और स्टैक के टॉप पे भी ऐसा ही होता तो ये वैलिड पेयर है। क्लोजिंग में अगर स्क्वायर ब्रैकेट आता है और स्टैक के टॉप पर भी स्क्वायर ब्रैकेट है तो ये वैलिड पेयर है। 3 ही कंडीशन में वैलिड पेयर हैं, जब मेरे क्लोजिंग के अंदर ये आएगा और ओपनिंग में स्टैक के टॉप पर ऑलरेडी यही पड़ा होगा, या फिर जब मेरे पास क्लोजिंग में स्क्वायर ब्रेस आएगा और ओपनिंग में स्टैक के टॉप पर इसका ओपनिंग पड़ा होगा, या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है जब मेरे पास क्लोजिंग में पेरेंथेसिस आएगा और स्टैक के टॉप पर भी मेरे पास पेरेंथेसिस पड़ा होगा। तो इन्हीं 3 कंडीशंस में मेरा जो स्टैक है या मेरी जो स्ट्रिंग है वो वैलिड पेरेंथेसिस रहती है। बाकी इन कंडीशंस को कभी भी ब्रेक किया गया तो मेरी जो स्ट्रिंग है वो वैलिड पेरेंथेसिस नहीं रहेगी। तो जब भी क्लोजिंग आएगा मैं क्या चेक कर लूं क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए कि स्टैक के टॉप पर क्या उसका सही पेयर है। अगर सही पेयर है फिर तो ठीक है, फिर अगले वाले के लिए एनालाइज करें, अगले वाले के लिए करें। और अगर नहीं है तो उस केस में मैं रिटर्न कर दूंगी फॉल्स को। तो यहाँ सबसे पहले एनालाइज करूंगी इस क्लोजिंग ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के लिए। इसके लिए मैं चेक करूंगी
स्टैक के टॉप को, तो यहाँ पर भी सी का ओपनिंग ब्रैकेट है, तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में ये कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, मैं क्या कर सकती हूँ, जो मेरा टॉप है उसको मैं पॉप भी कर सकती हूँ। पॉप करने का मतलब है कि इसको अब मैं स्टैक के टॉप से हटा दूं। टॉप से इसलिए हटाया क्योंकि अब इसके अगले वाला जो आएगा क्लोजिंग पैरेंथेसिस, इसको भी अपना तो पेयर फाइंड आउट करना होगा ना, और ये सिर्फ टॉप को चेक कर सकता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के लिए जो इसका पेयर था वो सक्सेसफुली मिल गया, तो मैं इसके पेयर को हटा सकती हूँ यहाँ से। अब मैं बढ़ जाऊंगी अपने इस ब्रैकेट की तरफ। इस ब्रैकेट के लिए चेक होगा कि क्या इसका पेयर टॉप पर एग्जिस्ट करता है, तो इसका ओपनिंग वाला ये रहा, इसका भी पेयर एग्जिस्ट करता है, तो इसको भी मैं हटा दूंगी अपने स्टैक से। उसके बाद चेक करूंगी इसके लिए, ये क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट है, तो ओपनिंग ब्रैकेट के लिए हम कुछ चेक नहीं करते, हम सिंपली इसको करते हैं पुश। तो ओपनिंग को मैंने अपने स्टैक के टॉप पर पुश कर दिया। उसके बाद मैं आ जाऊंगी इसके नेक्स्ट एलिमेंट पर। नेक्स्ट एलिमेंट है क्लोजिंग ब्रैकेट। अब क्लोजिंग ब्रैकेट चेक करेगा क्या स्टैक के टॉप पर उसका पेयर एग्जिस्ट करता है, तो इस क्लोजिंग के लिए इसका पेयर एग्जिस्ट करता है स्टैक के टॉप पर, तो इसका पेयर एग्जिस्ट करता है, तो मैं इसके पेयर को हटा दूंगी, यहाँ से करवा दूंगी पॉप। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जाएंगे अपने नेक्स्ट एलिमेंट पर, यानी अपने लास्ट वाले क्लोजिंग ब्रैकेट पर। ये भी चेक करेगा क्या इसका पेयर एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको पॉप करा दो। तो लास्ट में मैंने क्या किया, इसके पेयर को करा दिया यहाँ से पॉप। अब मान लेते हैं कि ये ऐसा होता कि यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर शुरुआत में कुछ इस तरीके का एक और पैरेंथेसिस लगा होता, तो उस केस में लास्ट में ये वाला मेरा क्लोजिंग वाला तो नॉर्मली जाकर उसको पॉप करा देता, पर लास्ट में मेरा एक शुरुआत वाला सिंगल अभी भी रह जाता। तो एक बार जब मेरे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं, जब मैं पूरे के पूरे स्ट्रिंग पर ट्रेवर्स कर लेती हूँ, तो लास्ट में मुझे ये भी चेक कर लेना है कि क्या मेरा स्टैक अब खाली हो गया है। क्योंकि अगर स्टैक खाली नहीं हुआ, स्टैक के ना खाली होने का मतलब है कि शुरुआत में कुछ एक्स्ट्रा ओपनिंग पैरेंथेसिस या ओपनिंग ब्रेसेस या ओपनिंग ब्रैकेट्स थे, वो शुरुआत वाले ओपनिंग थे जिनको कभी क्लोज ही नहीं किया। जैसे इस ब्लू वाले को इसका कोई क्लोजिंग पेयर कभी मिला ही नहीं, तो ये ऑलरेडी स्टैक के अंदर पड़ा होगा। तो अगर स्टैक खाली नहीं है तब भी मेरे पास जो मेरी स्ट्रिंग बनेगी वो पूरी इनवैलिड स्ट्रिंग होगी, मतलब वहां पर कुछ ऐसी चीज़ है जो इनकम्प्लीट रह गई है। पर हाँ, अगर स्टैक खाली हो गया तो उस केस में मैं लास्ट में रिटर्न करा सकती हूँ ट्रू। तो इसके लिए कोड कैसा लिखेंगे, कोड में कुछ ऐसा होगा कि मैं शुरुआत से i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन स्ट्रिंग की लेंथ तक जाऊंगी और हर बार कर दूंगी i को प्लस प्लस। स्ट्रिंग की लेंथ पर जाकर जो ith पोजीशन पर मेरे पास कैरेक्टर है ch, उसको मैं निकाल दूंगी। अगर वो कैरेक्टर एक ओपनिंग कैरेक्टर है तो उस केस में उसको स्टैक के अंदर मैं कर दूंगी पुश, और अगर वो एक क्लोजिंग कैरेक्टर है फिर उसके लिए दो कंडीशंस फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो क्या उसका वैलिड पेयर मेरे स्टैक के टॉप के साथ बन रहा है या स्टैक के पीक के साथ बन रहा है। अगर बन रहा है तो स्टैक के टॉप से उसके ओपनिंग पेयर को हम निकाल देंगे। अगर नहीं बन रहा तो यहीं से ही मैं रिटर्न कर दूंगी फॉल्स। फॉल्स रिटर्न करने का मतलब है कि यहाँ मुझे एक इनवैलिड की कंडीशन मिल गई है। तो कुछ इस तरीके से मेरा एक लूप चल रहा होगा जो एक एक करके सारे कैरेक्टर्स पर जाएगा। ओपनिंग है तो उनको पुश करेगा, क्लोजिंग है तो उनका पेयर ढूंढेगा, पेयर नहीं मिला तो वो रिटर्न कर देगा फॉल्स, पेयर मिल गया तो पॉप कर देगा मेरे स्टैक के अंदर से। और लास्ट में एक और एक्स्ट्रा कंडीशन चेक करनी है कि क्या मेरा स्टैक जो है वो खाली हो गया है, मतलब एम्प्टी हो गया है। अगर स्टैक खाली हो गया फिर तो रिटर्न कर देना है ट्रू कि हाँ पूरी स्ट्रिंग वैलिड थी। लेकिन अगर स्टैक खाली नहीं हुआ है तो उस केस में मुझे रिटर्न करना है फॉल्स, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ओपनिंग पैरेंथेसिस थे या तो शुरुआत में थे या बीच में कहीं पे थे जो अभी मेरे स्टैक के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो इस केस में मेरा जो स्टैक है वो इनवैलिड हो जाएगा, मेरी स्ट्रिंग भी इनवैलिड हो जाएगी। तो उस केस में मैं रिटर्न कर दूंगी अपने फॉल्स को। तो इसके लिए अब हम कोड लिखने वाले हैं। इनफैक्ट कोड से पहले मैं आपको एडवाइस करूंगी कि एक और आपको स्ट्रिंग लेनी है। एक स्ट्रिंग आप ले लीजिए कुछ ऐसी, इसके ऊपर एक बार ड्राई रन करके देखना है सेम इस पूरे कोड को यूज करके या इन तीनों स्टेप्स को यूज करके। और दूसरी हमें स्ट्रिंग लेनी है, ये इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन में रिटर्न होकर आना चाहिए ट्रू। और इस वाली स्ट्रिंग के लिए मान लेते हैं मैंने इसको लिया, इस वाली स्ट्रिंग के लिए मेरे पास रिटर्न होकर आना चाहिए फॉल्स। इन दोनों के लिए मुझे कोड लिखने से पहले एक बार खुद से ड्राई रन करके देखना है। ड्राई रन करके अगर लॉजिक हमें समझ में आ जाएगा तो कोड लिखना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो एक बार ड्राई रन करना है, उसके बाद कोड की तरफ हमें बढ़ना है।